हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से हैदराबाद स्टेट या हैदराबाद रियासत के विषय में बात करूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय बहुत सारे ऐसे रियासत रहे थे जो आसानी से भारत या पाकिस्तान दोनों के साथ ही विलय के लिए तैयार नहीं थे और अपने आप को स्वतंत्र ही रखने का प्रयास कर रहे थे, और उनमें से हैदराबाद स्टेट भी एक रहा था। यदि हम हैदराबाद स्टेट या हैदराबाद रियासत के विषय में बात करते हैं तो इसका विलय भारत में बहुत आसान नहीं रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता ही रही थी जिसके वजह से हैदराबाद का विलय भारत में संभव हो पाया। आज के मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी कि हैदराबाद का ओरिजिनली जो उसका भौगोलिक स्थिति रहा था वो किस प्रकार का रहा था, और हैदराबाद स्टेट खुद में एक जो देश जिस तरीके से चलता है उसकी अपनी मुद्रा नीति होती है और प्रशासनिक तंत्र होता है, उसी को हैदराबाद में चलाया भी जा रहा था। और यहाँ किस प्रकार से स्टेप वाइज हम कह सकते हैं कि धैर्यपूर्वक भारत ने हैदराबाद स्टेट का विलय भारत में किया था। बाद में हम ये भी देखते हैं कि जो है पुलिस बल का भी उपयोग किया गया था, परंतु अंततः हैदराबाद स्टेट का जो विलय है वह भारत में संभव हो पाया था। हैदराबाद राज्य भौगोलिक तौर पर महत्वपूर्ण स्थान भारत में रखता है क्योंकि वह भारत के मध्य में स्थित रहा है। साथ ही साथ यदि हम हैदराबाद राज्य के विषय में बात करें तो उत्तर में सेंट्रल प्रोविंस, पश्चिम में मुंबई तथा पूर्व और दक्षिण में यह मद्रास से घिरा हुआ था। इसकी जनसंख्या 7 मिलियन रही थी तथा इसका वार्षिक राजस्व उस समय 26 करोड़ रहा था, और इसकी यदि क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो यह 82,000 स्क्वायर मील रहा था। हैदराबाद राज्य की ये भी विशेषता रही थी कि जिस प्रकार से एक देश की अपनी मुद्रा प्रणाली होती है और डाक व्यवस्था या स्टैंप होता है, उसी तरीके से हैदराबाद स्टेट का अपना मुद्रा प्रणाली, डाक व्यवस्था या डाक टिकट और स्टैंप रहा था। तो यहाँ पे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत के अधीन रहते हुए भी भारत जो है यहाँ पे हैदराबाद बिल्कुल अपने आप को अलग करके रखा हुआ था। एक प्रतीत ऐसा होता था कि वो जैसे एक देश के तरह से देश के विदिन ही रह रहा हो या उसकी स्थिति रही हो। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं हैदराबाद राज्य के पॉपुलेशन के विषय में, तो हैदराबाद राज्य में हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 50% रही थी तथा उनका जो प्रतिनिधित्व था वह असैनिक सेवाओं तथा सैन्य सेवाओं दोनों में ही ना के बराबर रहा था। तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि प्रशासनिक तंत्र में जो मुस्लिम थे उनका वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। मुसलमानों का प्रशासनिक तंत्र में वर्चस्व रहा था। तो यहाँ पे ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि हैदराबाद की स्थिति जो है वो क्यों आगे चल करके इतना जटिल जो है वह भी प्रतीत होता है। हैदराबाद राज्य राजनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण राज्य रहा था, परंतु फिर भी इसे कोई भी विशेष दर्जा या महत्व ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं थी। ब्रिटिश सरकार जब भी चाहती थी वह हैदराबाद राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया करते थे। 3 जून 1947 को जब माउंटबैटन प्लान की घोषणा हुई, उस समय हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान असफजाई सप्तम थे, और तथा इन्होंने एक फरमान के द्वारा यह घोषणा की थी कि वह अपने प्रतिनिधि को ना ही भारत और ना ही पाकिस्तान के संविधान सभा के लिए भेजेंगे। तो यहाँ पे ये जो मंशा रही थी निज़ाम की वह बिल्कुल साफ है कि वो एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन करना चाह रहे। निज़ाम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 15 अगस्त को वह पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा और एक स्वतंत्र शासक की तरह ही शासन करना प्रारंभ करेगा। निज़ाम ने यह भी इच्छा जताई थी कि वह डोमिनियन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में बना रहेगा। 11 जुलाई को निज़ाम ने एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली लॉर्ड माउंटबैटन से मिलने के लिए भेजा था, और इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों में से एक सदस्य सर वॉल्टर मॉन्कटन भी रहे थे। इस डेलीगेशन की जो मीटिंग हुई थी उसके 3 प्रमुख बिंदु रहे थे, जिसमें पहला यह था कि बेरार निज़ाम को सौंप दिया जाए, दूसरा हैदराबाद को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए तथा तीसरा हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ के अधीन डोमिनियन स्टेटस का भी दर्जा जो है वो प्राप्त हो।
डेलीगेशन ने हालांकि यहाँ पर यह भी कहा कि बेरार को हैदराबाद के निज़ाम को सौंपना संभव नहीं है और न ही हैदराबाद को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना ही संभव है। निज़ाम की ओर से जो सदस्य रहे थे इस डेलीगेशन में, उनका यह भी कहना रहा था कि यदि उनकी शर्तों को नहीं माना जाएगा तो वह पाकिस्तान के अधीन रहने का भी विचार करेगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि जो निज़ाम था हैदराबाद स्टेट का, वह लगातार दबाव भारत पर बना रहा था कि उसकी शर्तों के अनुसार ही वह भारत के अधीन रहेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह पाकिस्तान के अधीन होने का भी विचार करेगा। डेलीगेशन ने यह भी कहा कि सरकार कोई भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं करेगा जब तक कि हैदराबाद भारत की अधीनता स्वीकार नहीं कर ले। इस समय निज़ाम ने 2 महीने का वक्त मांगा ताकि वह इस मामले पर अपने विचार रख सके। लॉर्ड माउंटबैटन का हालांकि यहाँ पर यह मानना था कि समय के साथ हैदराबाद खुद ही भारत की अधीनता स्वीकार कर लेगा। 8 अगस्त को निज़ाम ने एक पत्र लॉर्ड माउंटबैटन को लिखा कि वह यह फैसला नहीं कर पा रहा है कि उसे भारत की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए या पाकिस्तान की। हालांकि वह भारत के साथ समझौते के लिए तैयार था क्योंकि जितनी सुविधाएं जैसे कि रेल सेवा जो भारत में उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन रही थी, वह खुद ही उसके पास में आ जाएगी और ये स्थिति यथावत बनी रही तो वह भारत के साथ समझौते के लिए तैयार है। यदि हम हैदराबाद स्टेट के विलय के विषय में और अधिक बात करते हैं तो हमें यहाँ पे यह जानकारी मिलती है कि हैदराबाद में उस समय इस बात पर सहमति जताई थी कि वह एक निश्चित संख्या में सैनिकों को भारत की सेना के लिए भेजेगा। निज़ाम ने यह भी स्वीकार किया था कि वह अपने विदेश नीति को भारत के विदेश नीति के अनुसार ही रखेगा और यदि कभी भी युद्ध की स्थिति भारत और पाकिस्तान के मध्य उत्पन्न होती है तो वह न्यूट्रल ही रहेगा। हैदराबाद ने यह भी मांग की थी कि उसे यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने एजेंट जनरल को जहां चाहे वहां पर स्थापित कर सकता है और नियुक्त भी कर सकता है। सर वॉल्टर मॉन्कटन, जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू निज़ाम थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, परंतु लॉर्ड माउंटबैटन ने इसे स्वीकार नहीं किया तथा उसे डेलीगेशन का हिस्सा बने रहने का जो है यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया था। सर वॉल्टर मॉन्कटन ने यह सुझाव दिया था कि हैदराबाद समझौते में तब ही शामिल होगा यदि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की जगह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात की जाए या ऐसा टर्म जो है प्रयोग में लाया जा सके। तो यहाँ पे जो आपत्ति रही थी हैदराबाद स्टेट की वह रहा था एसेशन शब्द से ही या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से, और उसकी जगह उसका मांग रहा था कि उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी ही हैदराबाद स्टेट समझौते के लिए तैयार होगा। हैदराबाद स्टेट के इस मांग को सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह भी कहना था कि यदि हैदराबाद स्टेट की मांग को मान लिया जाए तो अन्य राज्य भी इसी प्रकार से विशेष दर्जा की मांग करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं जो अन्य रियासत रहे थे वो प्रश्न भी उठाएंगे। लॉर्ड माउंटबैटन ने निज़ाम को एक रेफरेंडम करवाने का सुझाव दिया तथा लॉर्ड माउंटबैटन का यह भी कहना था कि अगर निज़ाम चाहे तो वह ब्रिटिश अधिकारियों को भी हैदराबाद भेजने को तैयार है ताकि वहां पे रेफरेंडम को करवाया जा सके, परंतु निज़ाम इसे स्वीकार नहीं किया और 18 सितंबर 1947 को निज़ाम ने यह घोषणा की कि हैदराबाद राज्य भारत के साथ ट्रीटी ऑफ एसोसिएशन या उसके अधीन रहने को तैयार है। इसी समय हैदराबाद के निज़ाम ने जिन्ना से भी संपर्क करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे एक और हम देख रहे हैं कि जो निज़ाम रहे थे वो भारत के साथ में भी संपर्क में था और दूसरी ओर जिन्ना के साथ में भी संपर्क में रह रहा था, परंतु निज़ाम को इसमें सफलता नहीं मिली थी तथा निज़ाम ने यह भी कहा कि
यदि हैदराबाद को भारत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी तो हैदराबाद राज्य की जनसंख्या, जिसमें आधे मुसलमान हैं, वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और परेशानी उठ खड़ी होगी। सर वॉल्टर मॉन्कटन ने लॉर्ड माउंटबैटन को निज़ाम के रवैये के विषय में एक पत्र लिखा और कहा कि निज़ाम किसी भी तरीके से भारत की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वह पाकिस्तान के प्रभाव में आकर ऐसा निज़ाम कर रहा है। लॉर्ड माउंटबैटन ने यह भी बताया कि निज़ाम यह चाह रहा है कि वह कराची जाए और जिन्ना के साथ में वार्तालाप करे। लगातार वार्तालाप लॉर्ड माउंटबैटन तथा सुल्तान अहमद के मध्य में होता रहा तथा कुछ ड्राफ्ट्स भी बनाए गए और यह तैयार किया गया कि भारत के सरकार और जो डेलीगेशन है निज़ाम के द्वारा भेजी गई थी, दोनों को ही ये ड्राफ्ट स्वीकार हों। परंतु यहाँ पे हम यह देखते हैं कि यह ड्राफ्ट डेलीगेशन हैदराबाद लेकर 22 अक्टूबर 1947 को पहुंची ताकि इस पर निज़ाम का अप्रूवल लिया जा सके और 26 अक्टूबर 1947 को वापस आकर इसके विषय में चर्चा करें। आगे हम यहाँ पे यदि और अधिक चर्चा करते हैं हैदराबाद स्टेट के विलय के विषय में, तो हम यह देखते हैं कि निज़ाम ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सुझाव को स्वीकार कर लिया, परंतु समझौते पर हस्ताक्षर करने को 26 अक्टूबर तक के लिए इसे टालता रहा। 20 अक्टूबर 1947 को 3 बजे सुबह अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी संख्या 25,000 से 30,000 रही थी। उन्होंने सर मॉन्कटन, नवाब छत्तारी तथा सुल्तान अहमद के घरों के पास इकट्ठा होकर उनके घरों को घेर लिया और निज़ाम ने यह घोषणा की कि डेलीगेशन अब दिल्ली नहीं जाएगी। इसी समय कासिम रज़वी ने यह परामर्श निज़ाम को दिया कि क्योंकि भारत की सरकार अभी अपने ही मामलों को लेकर व्यस्त है तथा उसे किसी भी परेशानी का सामना भारत की सरकार की तरफ से नहीं होगी तथा उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होगी यदि यहाँ पे हैदराबाद भारत के साथ में विलय के लिए तैयार नहीं होता है। परंतु यहाँ पे माउंटबैटन तथा छत्तारी के नवाब और सुल्तान अहमद ने यह समझाया कि यदि निज़ाम कासिम की बातों में रहेगा तो उसके लिए घातक साबित होगा। इसी समय निज़ाम 2 व्यक्तियों को पाकिस्तान भेज चुका था तथा पाकिस्तान के जवाब के साथ वो वापस भी आ चुके थे। लॉर्ड माउंटबैटन निज़ाम के रवैये से नाखुश थे तथा पुराने समझौते को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जो नया डेलीगेशन था उसके सदस्यों को उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से निज़ाम के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है यदि वह पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार है। माउंटबैटन ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि निज़ाम को अंतिम फैसला ले लेना चाहिए। लॉर्ड माउंटबैटन ने प्रयास किया था कि निज़ाम के दिमाग में यदि कोई भी गलत संदेश भारत सरकार के खिलाफ है तो उसे हटाया जा सके। कासिम रिजवी इसी समय दिल्ली जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिला था। उसने यह भी जताया था कि हैदराबाद राज्य किसी भी प्रकार से अपनी स्वतंत्रता खोने के लिए तैयार नहीं है और यदि भारत की सरकार उसे जनमत करने के लिए बाध्य करेगी तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि यहाँ जितनी भी परेशानियां आई हों, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और निज़ाम के मध्य 29 नवंबर 1947 को समझौते पर हस्ताक्षर हो गया था। इसके अनुसार यह रहा था कि जब तक कोई नए इंतजाम नहीं किए जाते हैं तब तक प्रशासनिक तंत्र जैसे कि सेना, वैदेशिक मामले और संचार जिस प्रकार से शक्ति हस्तांतरण के पूर्व रही थी वैसा ही बना रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और निज़ाम इस बात पर भी सहमत हो गए थे कि वह अपने एजेंट को हैदराबाद और दिल्ली दोनों ही जगह नियुक्त कर सकते हैं और उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी ताकि वह अपने कार्य का निष्पादन अच्छे प्रकार से कर सके। यदि समझौते को लेकर आगे कभी भी कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी तो दोनों ही तरफ से निज़ाम तथा भारतीय सरकार
के तरफ से एक एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा जो कोई भी डिस्प्यूट यदि उत्पन्न होता है तो उसका निष्पादन का कार्य करेगा। यह समझौता तुरंत या त्वरित ही लागू कर दिया गया था और इसे 1 वर्ष के लिए मान्य किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस समझौते से यह जताया था कि आगे चल करके इससे कोई दूरगामी हल निकल सकेगा। जवाहरलाल नेहरू का यह भी कहना था कि इस समझौते से दक्षिण भारत में सांप्रदायिक शांति बनाई रखी जा सकेगी। के.एम. मुंशी को भारत के एजेंट जनरल के तौर पर हैदराबाद में नियुक्त किया गया था, परंतु निजाम की सरकार या निजाम राज्य के.एम. मुंशी को किसी भी प्रकार से अपनाने के लिए तैयार नहीं था तथा उन्हें कोई भी जगह न रहने के लिए और न ही ऑफिस चलाने के लिए दी जा रही थी। यहाँ पर भारत की सरकार ने ही भारतीय सेना की जो परिसर थी वहाँ पर उन्हें रहने का जगह तथा ऑफिस या कार्य करने का स्थान भी प्रदान किया था। निजाम यहाँ पर लगातार दबाव बनाए रख रहा था कि भारत सेना को यहाँ से या उसके राज्य से हटा लिया जाए और हथियारों को हैदराबाद की सेना और पुलिस के लिए प्रदान किया जाए। यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि जो हथियार है वो मंगवाया जा रहा था गोवा के रास्ते से तथा म्यांमार के रास्ते थे, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समुद्री मार्ग से लगातार जो है हैदराबाद स्टेट हथियार भी मंगवा रहा था, जिसके वजह से भारत की सरकार को आपत्ति रही थी। निजाम ने निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और साथ ही साथ उसने इसी समय पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए प्रदान किए थे, जिसकी घोर या भर्त्सना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत और यहाँ हैदराबाद का जो स्टेट था उसके संबंध बिगड़ने भी लगे थे। कासिम रिजवी तथा उसके समर्थकों के द्वारा लगातार जगह जगह आपत्तिजनक भाषण भी दिए जा रहे थे, जिस वजह से हैदराबाद में जो एक सांप्रदायिक शांति का माहौल रहा था वह बिगड़ता चला जा रहा था। राजाकार्स जो थे उनके द्वारा लगातार भारतीय मुस्लिम्स को यहाँ पे भड़काने का काम हम कह सकते हैं कि किया जा रहा था और उन्हें मुक्तिदाता के तौर पे देखा जाने लगा था। उनके द्वारा जो पड़ोसी प्रांत थे जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, वहाँ पर उनके द्वारा लगातार आक्रमण भी या हमले भी किए जा रहे थे। इस वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई थी और सांप्रदायिक हिंसा का माहौल तैयार हो गया था। के.एम. मुंशी को एक प्रकार से उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था। जो उस समय हैदराबाद के सेनापति रहे थे एल एंड्रयूज, उन्होंने रेडियो पर आकर लोगों से यह घोषणा की कि इमरजेंसी का माहौल हैदराबाद स्टेट में कायम हो गया है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि पहली बार भारत में इमरजेंसी जो है वो दिखाई दिया था इस समय, या इमरजेंसी का जो माहौल है वो बिल्कुल तैयार हो गया था। जिस समय रिजवी हैदराबाद राज्य में लोगों को सांप्रदायिक घोषणाओं तथा माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था, इसी समय लायक अली जो हैदराबाद राज्य के नए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से वार्तालाप की थी तथा उन्होंने यह भी कहा कि कासिम रिजवी का जो ये कार्य है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसी दौरान लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद के निजाम को दिल्ली आने का आमंत्रण दिया, यह सोचते हुए कि दिल्ली में वार्तालाप को सही दिशा प्रदान की जा सकेगी और कोई निर्णय तक पहुंचा जा सकेगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह भी जानने का प्रयास किया था कि जो माहौल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, हैदराबाद के निजाम की उसमें कितनी भूमिका रही है, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन को यह रिपोर्ट मिली थी कि निजाम भी जो परिस्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है उसमें उनका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य कारणों से दिखाई दे रहा है। 22 मई 1948 को मद्रास से जाने वाले मुंबई तक के जो रेल रही थी उस पर आक्रमण कर दिया गया था, जो हैदराबाद राज्य के गंगापुर स्टेशन के अधीन आता था। इस आक्रमण को भारत की सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सिविल वॉर होता है उस समय जिस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न होती है वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 में
प्रस्थान करने के पूर्व बहुत प्रयास उनके द्वारा किया गया था कि इस मामले को किसी भी प्रकार से सुलझा लिया जाए, परंतु इसके लिए उन्होंने बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी व्यक्तिगत दबाव बनाया था कि किस प्रकार से इस मामले को 4 बिंदुओं के आधार पर सुलझाया जा सके, जैसा कि हैदराबाद का डेलीगेशन चाह रहा था, परंतु ऐसा करने के बावजूद निज़ाम फिर से अलग डिमांड्स के साथ समक्ष आ जाता था, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अपनाने में दिक्कत हो रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन जून 21, 1948 को भारत से बिना हैदराबाद की समस्या को सुलझाए हुए प्रस्थान कर गए थे। इसी समय लॉर्ड माउंटबेटन के भारत से जाने के पश्चात भारत और हैदराबाद के संबंध भी बहुत अधिक बिगड़ गए थे। लगातार समझौते की अवहेलना की बात दोनों ही पक्षों के द्वारा की जा रही थी। एक प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है कि आतंक का माहौल जो था वह हैदराबाद राज्य में उत्पन्न हो गया था। लोगों को मारा जा रहा था, महिलाओं पर भी लगातार अत्याचार किए जा रहे थे, घरों को भी जलाया जा रहा था। जब हैदराबाद की समस्या बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो प्रेस तथा जनसाधारण दोनों ने ही अपनी राय यह दी कि भारत की सरकार की वजह से ही ऐसा हो रहा है। रेल सेवा पर भी लगातार हमले हो रहे थे तथा हैदराबाद राज्य के द्वारा ऐसा किया जा रहा था। भारत की सरकार को इस समय बहुत ही कड़े कदम उठाने पड़े थे और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना, जिसकी अध्यक्षता मेजर जनरल J.N. चौधरी कर रहे थे, तथा महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी, जो उस समय के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड के थे, वह हैदराबाद राज्य में प्रवेश कर गए थे। लगातार पहले और दूसरे दिन बहुत ही अधिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, परंतु 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और दूसरे ही दिन 18 सितंबर को फाइनली हम कह सकते हैं कि हैदराबाद का विलय का जो मार्ग है भारत में वो प्रशस्त हो गया था। 18 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद शहर में प्रवेश कर गई थी। पुलिस के द्वारा हैदराबाद स्टेट में जो लगातार कार्यवाही की गई थी वह 108 घंटे तक चली थी और जिसे हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। 18 सितंबर 1948 को मेजर जनरल चौधरी ने मिलिट्री गवर्नर का चार्ज ले लिया था और 19 सितंबर को कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पे हम जानते हैं जैसा कि यहाँ जो J.N. चौधरी रहे थे उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही थी आगे यहाँ पे स्थिति को नियंत्रण लाने में। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कासिम रिजवी रहा था उसका बहुत ही अहम भूमिका रहा था सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए, और इसी उद्देश्य से सुंदरलाल कमेटी का भी निर्माण किया गया था, जिसका कार्य यही रहा था कि उस समय का सांप्रदायिक माहौल जो है वो क्यों बिगड़ा और इसको स्थिति में नियंत्रण में लाने के लिए क्या किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से सुंदरलाल कमेटी का गठन भी किया गया था। तथा यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे जाकर के जो सेना रही थी उसका डिसबैंडमेंट कर दिया गया था। पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन के अधीन हैदराबाद राज्य का प्रशासनिक तंत्र मेजर जनरल चौधरी के अधीन कर दिया गया था तथा इसका अंत हम देखते हैं कि बाद में इसके पश्चात हम देखते हैं कि ICS अधिकारी श्री M.K. बेलोडी को मुख्यमंत्री के तौर पर हैदराबाद का प्रशासन सौंप दिया गया था। 1950 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। 1950 में हैदराबाद स्टेट का जो हम कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरीके से भारत के अधीन चला गया था। मार्च 1952 में आम चुनाव हुए थे, कांग्रेस की सरकार बनी और निजाम को संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया था। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार हैदराबाद राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य के कई हिस्सों को या प्रांतों को आंध्र प्रदेश राज्य में मिला लिया गया था और इसी के साथ जो हैदराबाद विलय का कार्य था भारत में वह पूर्ण भी हुआ था।
तो यहाँ पे एक प्रकार से हम देखते हैं कि हैदराबाद स्टेट का जो विलय रहा था वो बहुत दिलचस्प भी रहा था और साथ ही साथ बहुत ही संघर्षपूर्ण भी रहा था, क्योंकि जो हैदराबाद स्टेट के निज़ाम थे वह किसी भी प्रकार से भारत के साथ विलय के लिए तैयार नहीं थे। परंतु आगे जिस प्रकार से परिस्थिति उत्पन्न हुई, साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो प्रतिनिधित्व रहा था और ब्रिटेन की सरकार का जो रवैया रहा था, इस वजह से भारत में हैदराबाद का स्टेट का विलय संभव हो पाया था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। इसके पहले भी मैंने जूनागढ़ स्टेट का विलय किस प्रकार से भारत में संभव हो पाया था, इसकी चर्चा आप लोगों से की थी। अगले वीडियो में मैं कश्मीर का विलय किस प्रकार से भारत में हो पाया था उसकी चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों का यह वीडियो मेरे द्वारा जो प्रिपेयर्ड है हैदराबाद स्टेट के विलय के विषय में आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।